नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लो टू हाई स्टडी पर। दोस्तों, हमने बाबर के टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। अब हुमायूं का आज फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हम उसके कुछ प्रारंभिक जीवन और उसके एक दो युद्धों को भी पढ़ेंगे और आगे चल के हम अगले लेक्चर में जो है उसके महत्वपूर्ण युद्ध जो थे उनको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हुमायूं हुमायूं का जन्म जो था, जन्म इसका जो है 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता का क्या नाम था? महामन का। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखें, हुमायूं की माता का क्या नाम था? महामन का। दूसरा क्वेश्चन, बाबर ने जो है हुमायूं को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बदख्शां। देख, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 1530 आगरा में। देखिए, बाबर की मृत्यु के बाद जो है उसके एक महीने बाद ही हुमायूं ने जो है राज्याभिषेक करवा लिया था अपना आगरा में। ठीक है। हुमायूं का शासनकाल जो है कब से कब तक था? देखो, हुमायूं जो है दिल्ली पर दो बार गद्दी पर बैठेगा। एक बार जो है बाबर की वजह से बैठ गया था कि बाबर ने भाई अपनी दिल्ली सल्तनत बनाई थी, दिल्ली साम्राज्य का गठन किया था। शेर खां जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं को एक बार और पुनः मौका मिलता है और वो दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में बैठता है। 1555 से 1556 तक ही गद्दी पर बैठता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो कि उसने एक दीनपना नामक एक भवन बनवाया था। उसमें एक पुस्तकालय था जिसका नाम था शेर मंडल पुस्तकालय। उस शेर मंडल पुस्तकालय के भवन की शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसा है, कभी कभार तो आपको यही पूछा जाएगा कौन से भवन से गिर के मृत्यु हुई थी या किस पुस्तकालय से, तो दीनपना पुस्तकालय। अगर दीनपना पुस्तकालय नहीं आए और शेर मंडल पुस्तकालय आए तो शेर मंडल पुस्तकालय लगाएंगे हम, क्योंकि दीनपना भवन में ही शेर मंडल पुस्तकालय था। ठीक है, ध्यान रखें आप दोस्तों इस चीज को। हुमायूं की माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्ट में। देखिए, यूपी पुलिस में जो है ये पूछा गया था। अभी 2018 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें हुमायूं की माता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम हाई लेवल तक पहुंचेंगे। हम सोचें कि भाई जब बड़े बड़े युद्ध हैं, इसके जो चौसा का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, इनको पढ़ के हम शायद हुमायूं को पढ़ लें, तो नहीं। हुमायूं के हम प्रारंभिक जीवन से लेकर उसके जो अंत तक था, मतलब बिलग्राम का युद्ध था और उसके बाद मच्छीवाड़ा का, सरहिंद का युद्ध, ये सब हम कवर करेंगे। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरहिंद का, मच्छीवाड़ा का युद्ध कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखें। तो हम कोई भी इसमें कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखें आप दोस्तों। मगर आप इसके साथ साथ रिवीजन भी करते रहें दोस्तों। इसके साथ आप बाबर के लेक्चर्स को भी आप देखते रहें और उनके नोट्स बना लें आप, और जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे मैंने उसमें डेट नहीं लिखी हो, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और मैंने भी उन क्वेश्चनों को कई बार देखा है एग्जामों में। मैंने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया है और भी कई पेपर्स दिए हैं मैंने। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखें कि रिवीजन सबसे बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, कालिंजर का आक्रमण जो है कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ? युद्ध या आक्रमण। बहुत विशाल किला था ये, और इसके राजा जो थे राजा प्रताप रुद्रदेव थे। हुमायूं और राजा प्रताप रुद्रदेव में कुछ देर युद्ध चलता है, एक दो दिन, और उसके बाद जो है तीसरे दिन ये संधि कर लेते हैं। जिसमें संधि में ये हुआ कि इन्होंने हुमायूं ने जो था राजा प्रताप रुद्रदेव से कुछ धन ले लिया और उसके बदले वहां से हुमायूं चला गया। दूसरा देखते हैं, दोहरिया या देवरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध या देवरिया का युद्ध, ठीक है, दोनों याद रखना है आप, दोहरिया और देवरिया का युद्ध। दोस्तों, मैंने इसमें डेट नहीं लिख पाई है, आप याद रखना। ये युद्ध जो है 1532 में हुआ था, ये डेट मैंने मेंशन नहीं कर पाई है इसमें, तो आप प्लीज़ इस नोट्स में अपने में ये लिख लें। और ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। महमूद लोदी, जैसा कि बाबर के समय भी महमूद लोदी था, जो काफ़ी परेशान कर रहा था, जो कि नुसरत शाह बंगाल का शासक था, उससे मिलकर कहीं युद्ध करने लगता था, तो किसी और दूसरे, तो महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। और इस दोहरिया के युद्ध में जो है हुमायूं की जीत होती है और महमूद लोदी पराजित हो जाता है और भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, तीसरा देखते हैं, चुनार का घेरा। 1533 में होता चुनार का घेरा। ये चुनार का किला था एक दोस्तों, जिसका राजा था शेर खां। तो हम शेर खां के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि एक शेर खां ही शासक था जो मुगल शासकों को रोक सकता था।
चुनार का घेरा 1533 हुमायूं और शेर खां के बीच होता है, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच संधि हो गई। इतिहासकार कहते हैं ये संधि जो की थी, हुमायूं ने जो ये संधि की, ये सबसे बड़ी भूल थी उसकी, और 1540 में भागने का कारण भी यही था कि इसकी संधि होना, क्योंकि चुनार का घेरा जो है हुमायूं ने 5-6 महीने तक लगातार डाला रहा और शेर खां ने हार नहीं मानी। यदि ये 1-2 महीने, इतिहासकार कहते हैं यदि हुमायूं 1-2 महीने और वहां पर अगर डेरा डाले रहता अपना, तो शेर खां हार जाता और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता। नोट यहाँ पे देखो, मैंने एक नोट भी डाला है जिसमें लिखा है हुमायूं और शेर खां के बीच समझौता हुआ कि शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक सैन्य टुकड़ी हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार किया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछा गया है कि हुमायूं की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी, तो चुनार का घेरा, जो कि उसने संधि कर ली। तो दोस्तों चुनार के घेरे के बाद जो है क्या संधि हुई थी चुनार के घेरे में? चुनार के घेरे में यह संधि हुई कि जो शेर खां है जो हुमायूं की सेना में एक सैन्य टुकड़ी शामिल करेगा और कुछ धन उनको देगा। किसको? हुमायूं को, शेर खां। तो शेर खां ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, एक सैन्य अपने पुत्र कुतुब खां की नेतृत्व में जो है एक सैन्य टुकड़ी हुमायूं की सैन्य टुकड़ी में शामिल कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनार के घेरे के बाद हुमायूं ने किसके विद्रोह को दबाया था? तो 1534 में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को दबाया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद जमान मिर्जा कौन थे? तो बिहार के दक्षिण में जो है एक रियासत थी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी रियासत नहीं थी ये। मोहम्मद जमान मिर्जा, उन्होंने विद्रोह कर दिया था हुमायूं और इस विद्रोह को दबाता है। उसी दौरान मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तो उस विद्रोह को भी 1534 में दबाया। आगे चलते हैं बहादुर शाह से। हुमायूं के समय जो है 3 शासकों ने इसको बहुत परेशान किया था। पहला था शेर खां, दूसरा था बहादुर शाह, तीसरा था महमूद लोदी। और जो है इन्हीं की वजह से ये जो है ठोकरें खाता रहा दर बदर। ठीक है, शेर खां ने इसे अधिक परेशान किया और शेर खां ने इसे भगा भी दिया था, मुगल वंश का खात्मा कर दिया था दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली साम्राज्य से। तो आगे बढ़ते हैं बहादुर शाह से युद्ध। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। इसने 1531 पर 1532 में रायसेन पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों कुशल रणनीति में जो है ये हुमायूं से कहीं ज़्यादा आगे था, परंतु दिल्ली का शासक होने के साथ साथ उसके साथ कई सपोर्ट थे हुमायूं के, लेकिन बहादुर शाह सिर्फ अकेला था, तो इस वजह से वो पराजित हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। इसने 1531 पर 1532 में रायसेन पर अधिकार कर लिया था, जो कि किसके अधिकार में था? हुमायूं के अधिकार में था। इस वजह से इसकी दुश्मनी हुमायूं से हो गई डायरेक्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह के कुशल तोपची कौन था? तो रूमी खां। क्वेश्चन ये पूछा गया है, रूमी खां कौन था? तो बहादुर शाह के कुशल तोपची का क्या नाम था? रूमी खां। ठीक है दोस्तों, मैं आगे ये भी बताऊंगा कि बहादुर शाह से जो है इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध जो था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य हुआ 1535 में। 1535 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बहादुर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं जीत गया था और बहादुर शाह यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों इसी के साथ बहादुर शाह से एक युद्ध और होता है इसका, जो कि मेवाड़ का युद्ध था, जिसमें मेवाड़ की रानी जो थी कर्णावती और उनका पुत्र था बिक्रमजीत। छोटा पुत्र था, राजा था, लेकिन सारा कारोबार जो थी वो रानी कर्णावती संभालती थी। दोस्तों आगे देखते हैं मेवाड़ में जो है हुमायूं और बहादुर शाह का सामना कैसे होता है। तो गुजरात का शासक जो था बहादुर शाह, वो मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, और उस समय वहाँ की रानी जो थी कर्णावती और वहाँ के राजा जो थे विक्रमजीत जो थे रानी कर्णावती के पुत्र थे। विक्रमजीत बहुत छोटी अवस्था में थे, मतलब कि छोटे थे, वो बालक थे, और रानी कर्णावती जो थी वो सारा कारोबार संभालती थी राज्य का। तो एक समय जो है बाबर ने जो है इनको अपनी पुत्री के समान माना था, रानी कर्णावती को अपनी पुत्री के समान माना था। तो जब बहादुर शाह जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है, तो रानी कर्णावती जो है राखी बेचकर हुमायूं से मदद मांगती हैं। जब हुमायूं ने वो राखी देखी, तो हुमायूं ने जो है अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से इस बात पे चर्चा की कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उनके दरबारियों में से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं करनी चाहिए, वो एक हिंदू शासक हैं, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकती हैं। तो होता क्या है, हुमायूं जो है अपने महल में बैठा था शांत, तो उसे इस बात का याद आता है कि बाबर ने जो है, मेरे पिता ने जो है उनको
बेटी के समान माना था, यानी कि हुमायूं जो रानी कर्णावती हैं वो मेरी बहन है और उन्होंने मुझे राखी बेचकर जो मदद मांगी है मुझसे। तो हुमायूं सब बातें छोड़ देता है, सब दरबारियों की बातें अपने मन से निकाल कर वो क्या करता है, सेना को तैयार करता है हुमायूं, और मेवाड़ को बचाने के लिए वो है चलता है। तो आगे होता क्या है, रानी कर्णावती की सेना जो है बहुत ही वीरता के साथ जो है बहादुर शाह के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन बहादुर शाह की सेना बड़ी थी और उसके पास जो है कई अतिरिक्त संसाधन थे, जिस वजह से बहादुर शाह जो है विजयी होते हुए दिख रहा था। तो रानी कर्णावती ने जब देखा कि हमारी सेना हार रही है तो उन्होंने क्या किया, जौहर की तैयारी की। और हुमायूं जो है आ रहा था, बीच में रास्ते में था वो हुमायूं। हुमायूं डेढ़ कहा जाता है कि हुमायूं जो है 1.5 कोस रह गया था, सिर्फ 1.5 कोस रह गया था और रानी कर्णावती ने जो है जौहर कर लिया था। इधर बहादुर शाह जो है जीत की खुशी मनाने लगता है और हुमायूं की सेना पीछे से आती है और एक हुमायूं की सेना का नारा लगता है, अल्लाहू अकबर, और आते ही रानी कर्णावती बहादुर शाह पे आक्रमण कर देते हैं और बहादुर शाह हार जाता है और बहादुर शाह वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। तो रानी कर्णावती जो है जौहर कर चुकी थी। जब हुमायूं खुश हो गया कि मैंने अपनी बहन की रक्षा की है और वो महल की ओर जाता है, जब वहाँ पे देखता है तो कोई हलचल नहीं थी महल में, तो जब वो देखता है तो जो उसे एक अग्नि उज्ज्वलित होती हुई दिखती है और उसमें वो समझ जाता है कि जौहर हो चुका है और मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, मैं 1.5 कोस दूर था और मैंने अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाई। तो इसमें एक कविता भी है, एक बहुत ही एक कवि हैं, उन्होंने इस पे कविता भी लिखी है जिनका नरेंद्र मिश्र है। तो आप रानी कर्णावती के ऊपर उनकी कविता पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। उस समय वहाँ पे इन भेदभावों को हटा के सभी लोगों को पढ़नी चाहिए वो, एक अलग विचार के लिए। दोस्तों, हमने इस लेक्चर में जो है हुमायूं के प्रारंभिक जीवन और उसके कुछ युद्धों को देखा। आगे चल के हम इसके महत्वपूर्ण युद्धों को पढ़ेंगे और जो इसका निर्वासित जीवन था 1540 से 1555 तक, क्या करता है ये, जब शेर खान इसको 1540 में भगा देगा दिल्ली से, तो उसके बाद ये निर्वासित जीवन में क्या क्या करेगा, तो हम उस चीज़ों को देखेंगे। वो अपनी सेना को ताकतवर करेगा और कुछ ईरान के शासकों से मदद लेके वो दोबारा से आक्रमण करने की कोशिश करता है भारत पर और 1555 वो सफल भी हो जाता है। 1555 में दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है वो। तो इसको अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं।